हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इजी माई ट्रिप के बारे में। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, बाद में हम फाइनेंशियल समझेंगे एंड लास्ट में हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न से एनालिसिस करेंगे कि इसकी स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है और कौन से लेवल पे अभी ये अवेलेबल है। तो विदाउट एनी डिले चालू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बेसिकली फ्लाइट, बस, ट्रेन वगैरह की टिकटें बुक करते हैं और होटल भी बुक करते हैं। तो इस तरह से जैसे हम मेक माई ट्रिप में टिकट्स बुक करते हैं, गोआईबीबो में टिकट बुक करते हैं, तो इसी तरह से इज माई ट्रिप भी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेकिन ये बाकी सारे प्लेटफॉर्म से अलग क्यों है? क्योंकि ये डे 1 से प्रॉफिटेबल है और बाकी सारे जो स्टार्टअप है वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। मतलब कि यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह से एग्जीक्यूशन किया है कि वो डे 1 से प्रॉफिटेबल है और अभी मार्केट में इनकी जो पोजीशन है वो सेकंड रैंक पे है। तो अगर बिजनेस की बात करें तो इट इज़ प्रोवाइड एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग एयरलाइंस टिकट, होटल एंड हॉलीडे पैकेजेस, रेल टिकट, बस टिकट, टैक्सी एज वेल एज एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी कॉमन चीज़ें ये लोग सेल करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अगर हम इसकी पोजीशन देखने जाए तो इज माई ट्रिप ईएमटी के नाम से फेमस है और सबसे तेज ग्रो होने वाली कंपनी है और अभी इसका जो पोजीशन है वो सेकंड लार्जेस्ट है। मेक माई ट्रिप के बाद में सेकंड नंबर पे आती है, लेकिन मेक माई ट्रिप जो है अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, जबकि इज माई ट्रिप एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसका जो मेन एडवांटेज है वो है इसका एजेंट नेटवर्क। तो आप देखेंगे कि 60,000 से ज़्यादा इसके एजेंट इसके नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका जो बेसिकली बिजनेस मॉडल है वो B2B, B2C, B2E, मतलब हर तरीका बिजनेस इन्होंने कवर किया हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो B2C, मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर जो उनकी एप्लीकेशन पे टिकट बुक करते हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों ने जो एजेंट्स है उनको भी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर से भी उनका कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम गवर्नमेंट का बजट में भी फोकस देखें तो गवर्नमेंट का भी जो फोकस है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री पे ज़्यादा है। और अगर आप अभी एविएशन इंडस्ट्री को देखेंगे तो एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। मैंने यहाँ पे विजय केडिया जी का एक वीडियो देखा था, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। सिंपल सर्च करिए विजय केडिया ऑन एविएशन। तो इन्होंने सिंपल सा चीज़ बताया है कि अगर हम आज से 5-10 साल पहले की बात करें तो जो एविएशन है, मतलब फ्लाइट में बैठना एक लग्जरी मानी जाती थी और आज की डेट में लगभग सभी ने 1-2 बार तो फ्लाइट में ट्रैवलिंग किया ही होगा। और अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट में काफ़ी सारी भीड़ भी लगी रहती है। और पहले जब हम जाते थे तो बहुत ही कम भीड़ रहती थी, बहुत ही क्लीन लगता और अलग से प्रीमियर फीलिंग हमें आता था। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो जिस तरह से जो लोकल बस स्टेशन होते हैं वहाँ पे जैसे भीड़ लगी रहती है वैसी ही भीड़ आपको एयरपोर्ट पे भी देखने को मिलेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो एयर ट्रैवलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बन गया है, जबकि पहले कुछ मेन सिटी में एयरपोर्ट रहता था। जैसे मैं अगर गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में ओनली अहमदाबाद, बड़ौदा जैसी बड़ी सिटी में एयरपोर्ट थे। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखेंगे काफ़ी सारे सिटी में एयरपोर्ट बन गए। तो इसी तरह से सिमिलरली आपके स्टेट में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे अभी एयरपोर्ट बन गए होंगे और आने वाले 5 से 10 साल में बहुत ही ज़्यादा एयरपोर्ट तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। अगर हम आज के डेट में यूएस के साथ कंपेरिजन करें इंडिया की, तो यूएस में जो एयर ट्रैवल है वो बहुत ही ज़्यादा आम है और हर एक जगह पे आपको जाने के लिए फ्लाइट मिल जाती है और वहाँ का जो एयर ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके कंपेरिजन में इंडिया का जो एयर ट्रैफिक है अभी बहुत ही लो लेवल पे है। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने का स्कोप है। तो आने वाले 10-15 साल में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा और ग्रो करेगा तो इसका जो सीधा इम्पैक्ट आएगा वो इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया जैसी जो कंपनी है उनको फ़ायदा होगा। और सेकेंडरी जो फ़ायदा होता है तो जो एयर टिकट बुक करते उन कंपनी को होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को बेनिफिट होने वाला है वो सीधा सीधा बेनिफिट इज माई ट्रिप जैसी कंपनी को मिलेगा। अब यहाँ पे इज माई ट्रिप कंपनी जो है बाकी जो कॉम्पिटिटर है, इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो अगर लिस्टेड प्लेयर में देखें तो लेट रेवेन्यू टेक्नोलॉजी करके है, जो इक्सिगो करके प्लेटफॉर्म है, उसके बाद यात्रा ऑनलाइन करके है और जो बड़े प्लेयर है जिसमें मेक माई ट्रिप है, गोआईबीबो है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म भी इसके साथ कंपटीशन में। इनका जो कस्टमर बेस है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इज माई ट्रिप के साथ तो ये प्रॉफिटेबल है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि इसके जो कस्टमर है वो एक बार इज माई ट्रिप से टिकट बुक करने के बाद इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो ब्रोकरेज इंडस्ट्री में जैसे जेरोधा ने अपना नाम बनाया हुआ है कि कस्टमर की एक छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के उन्होंने जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और जो छोटी छोटी चीज़ें समझ के माउथ पब्लिसिटी से पूरा अपना जो कस्टमर बेस बनाया हुआ है, सिमिलरली इज माई ट्रिप ने भी माउथ पब्लिसिटी से अपना पूरा प्लेटफॉर्म और अपना कस्टमर बेस बनाया हुआ है। आपने कहीं पे भी इज माई ट्रिप का लगभग एड नहीं देखा होगा, हाल में थोड़ा बहुत एड दे रहे, बाकी पहले तो इनका एड लगभग 0 के बराबर था। तो इनका जो भी कस्टमर बेस है ओनली माउथ पब्लिसिटी से। इज माई ट्रिप ने एक बहुत ही शानदार चीज़ की है, वो है
कि कन्वीनियंस फ्री यहाँ पे इन लोगों ने 0 रखी है। अगर आप बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म में टिकट बुक करते हैं तो सबका एक्सपीरियंस होगा कि आप सब जगह पे कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पे 5,000 की फ्लाइट है, यहाँ पे 6,000 की है, तो आप जहाँ पे सबसे सस्ती फ्लाइट है वहाँ पे जाएंगे, फिर उसका कूपन कोड ढूंढेंगे, कूपन कोड आप ढूंढ के फिर डालेंगे तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जब लास्ट में पेमेंट करने का आएगा तो वहाँ पे लास्ट में कन्वीनियंस फी के नाम पे 600 रुपये, 800 रुपये, 1,000 रुपये तक वहाँ पे चार्ज होता है। एट द एंड जो आपका डिस्काउंट वगैरह है वो सब नेग्लिजिबल हो जाता है और अल्टीमेटली आपको फ्लाइट उसी कॉस्ट में पड़ेगी। तो कस्टमर वहाँ पे कभी भी वैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेगा नहीं। लेकिन इज़माई ट्रिप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वहां पे आपको सिंपली जितना आपको प्राइस दिख रहा है उतने प्राइस में आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि दूसरों के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा वहां पे ज्यादा लगे, लेकिन एट द एंड आपको वहां पे कॉम्पिटिटिव प्राइस में ही वो टिकट बुक करने के लिए मिलती है। ठीक है, तो यही इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये सारी चीज जो मैं बात कर रहा हूँ वो उनके फाइनेंशियल में भी दिखती है। तो यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप देखे तो 7,000 करोड़ की है। कंपनी का स्टॉक भी 36 का है, जो कि जो ग्रोथ हो रहा है इस इंडस्ट्री का उसके कंपैरिजन में ये जो स्टॉक पी है वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है। और अगर हम आरओसी आरओई की बात करें तो आरओसी 43% है, जो कि इस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी का नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इसका आरओसी आरओई ओनली 7 और 10 है। यात्रा का भी देखिए आप 3 और माइनस में है, और बाकी सारे जो बड़े प्लेयर है मेक माई ट्रिप है, गोवा बीबो, वो सारे तो लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, तो इतना अच्छा आरओसी जनरेट करना मतलब कि सबसे पहले तो ये एसेट लाइट मॉडल है। और अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो एसेट लाइट मॉडल है, तो यहाँ पे डेट लेने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इतना अच्छा आरओसी जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ से ऑटोमेटिकली कोई डेट लिया है तो आराम से पे बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 प्लेटफॉर्म है उनके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो पी सबसे रीजनेबल है। और अगर हम प्रॉफिट वाइज बात करें तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे इनका रिजल्ट भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग कंपनी है। एक बार इसका ग्रोथ देख लीजिए, लास्ट 10 साल में इनका जो सेल्स ग्रोथ है नेग्लिजिबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 600 का जो सेल्स ग्रोथ था वो अभी उतना ही है, लेकिन सामने जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ गई है, तो वो भी 52% से। अगर हम लास्ट 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स जो है वो 52% से इंक्रीज हुआ है, और साथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 40% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, वो हमें फाइनेंशियल में भी दिख रहा है, और आने वाले सालों में भी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है। हो सकता है कि जो दूसरे कंपनी है वो कस्टमर एक्विजिशन में इनसे आगे हो, लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी में ऑलवेज ये कंपनी दूसरी कंपनियों से आगे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की हुई है। तो अगर हम इस कंपनी का रिपोर्ट निकालेंगे तो रिपोर्ट में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय कॉस्ट देखें तो एम्प्लॉय कॉस्ट आप देखिए कि जो इंडस्ट्री लीडर है उसके कंपैरिजन में ओनली 1% ऑफ रेवेन्यू इसकी एम्प्लॉय कॉस्ट है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देखें, प्रमोशन की कॉस्ट देखें, तो बाकी जो कंपनियां है 1.6% एडवर्टाइज कॉस्ट कर रही है, लेकिन इनका जो कॉस्टिंग है ओनली 1% है। और अगर हम अदर एक्सपेंसेस की भी बात करें तो जो दूसरी कंपनियां है, जो लीडर कंपनी है, वो भी 2.6% तक यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपेंस कर रही है, अदर एक्सपेंस कर रही है, लेकिन यहाँ पे इज़माई ट्रिप का देखिए ओनली 1.9% है। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि जहाँ जहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो जो भी इसी सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियां है उसके कंपेरिजन में परसेंटेज टर्म में बहुत ही कम एक्सपेंस कर रहे हैं। मतलब कि ऑलवेज इनका प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर रहेगा, और यही प्रॉफिटेबिलिटी से जो भी पैसा जनरेट होगा, कैश फ्लो जनरेट होगा, इसी कैश फ्लो से ये बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ की 100% प्रोबेबिलिटी है। अगर हम सेक्टर की भी बात करें और पर्टिकुलर इस कंपनी की भी बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। और आप देखिए कि इस कंपनी का जो लास्ट 2-3 साल का प्रॉफिट है वो 100 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी अगर 100 करोड़ से ऊपर फर्स्ट टाइम क्रॉस करती है, उसके बाद उसका आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि एवरी ईयर वो 100 करोड़ रुपीज का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो उसी कैश फ्लो से वो बहुत ही आगे तेजी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ इज़माई ट्रिप ने की थी कि इन्होंने पहले से फंडिंग नहीं उठाया था, डायरेक्टली ये लोग आईपीओ मार्केट में आए और पब्लिक से फंडिंग उठाए। तो यहाँ पे जो दूसरे माइनर इन्वेस्टर रहते हैं उनका जो इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस मॉडल चेंज करने में, वो बिजनेस मॉडल चेंज करने में इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो इसीलिए इस कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिटेबल रही है। अगर हम दूसरे कंपटीटर की बात करें तो उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पैसा बर्बाद किया है एडवर्टाइजमेंट में और कूपन कोड देने में, कस्टमर एक्विजिशन में, लेकिन ये सारी चीज़ इन लोगों ने अपनी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी से और 2-3 जो सिंपल से रूल से वो लगा के किया है, जैसे कन्वीनियंस फ्री 0 कर देना, फिर कॉल सेंटर बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ों से इनका जो कस्टमर है वो बहुत ही लॉयल है। और अगर आप कस्टमर का रिपीटेशन देखें, मतलब जो कस्टमर एक बार इससे बुक करता है बाद में वापस वही कस्टमर इसी प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करता है, तो
तो उसका जो रेशियो है वो 90% है। तो ये जो रेशियो है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा रेशियो है। और कोई भी जो स्टार्टअप है वो कस्टमर एक्विजिशन में इसीलिए इतना ज्यादा खर्चा करते हैं ताकि उनका जो कस्टमर है वो बार बार उसके प्लेटफॉर्म पे आता रहे और उसको हर बार रेवेन्यू मिलता रहे। तो यहाँ पे काफी सारी कंपनियां खर्चा तो कर देती है लेकिन जो रिपीटेशन है वो मिलता नहीं है। लेकिन अगर हम ईज माई ट्रिप के केस में देखेंगे तो इसका कस्टमर रिपीटेशन जो है वो 86 से लेकर 90% तक का रिपीटेशन है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 75% स्टेक था जो कि अभी थोड़ा सा कम हो गया है, 64% हो गया। तो यहाँ पे आफ्टर आईपीओ ये जो शेयर होल्डिंग है वो चला गया है पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास अभी 30% के आसपास शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेजोरिटी जो स्टेक है वो प्रमोटर के हाथ में है। अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आईपीओ टाइम पे इसका जो शेयर प्राइस था वो लगभग 12 रुपीज के आसपास चल रहा था। तो ये जो 12 रुपीज है वो एक्चुअली स्प्लिट और बोनस एडजस्ट करके है। और अगर हम हाल की प्राइस देखें तो अभी ओनली 40 का प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे ये प्राइस एट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन जो था इस बेस को ब्रेक करके कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चालू हुआ था। इसी जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे मेजोरिटी सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से डाउन साइड रिस्क बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं ऑलवेज ऐसी कंपनी प्रीफर करता हूँ जहाँ पे डाउन साइड रिस्क कम हो और अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा हो। तो डाउन साइड रिस्क जब कम होता है तो वहाँ पे जो मेन रिस्क है वो हमारा यही रहता है कि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो और जब कंपनी का स्टॉक प्राइस चलना चालू करे तो यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई तक चला जाए। ठीक है, तो जनरली मैं इस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि एक बार यहाँ पे स्पाइक भी आया। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि कंपनी ने काफ़ी सारे एक्विजिशन भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो योलो बस एक्विजिशन करके तो इस कंपनी को एक्वायर किया था। इसी कंपनी के अंडर में ये लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक बस बनाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक बस का भी अच्छा खासा मार्केट है। इनमें से काफ़ी सारी बसेस तो अपने ऑपरेशन के लिए यूज़ करेंगे और बाकी अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरों को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये बिजनेस भी एक्सपांड कर सकता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला जो लेवल है नियर लेवल 54-52 के आसपास का लेवल, तो यहाँ तक भी अगर हम देखते हैं तो कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ से लगभग 28% के आसपास ऊपर जा सकता है। और अगर हम ये जो रिसेंट हाई है वहाँ तक देखें तो यहाँ पे 62%, तो यहाँ पे 60% के आसपास का पोटेंशियल गेन बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक को बाय कर लिया है लगभग 41 रुपीज़ के आसपास। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा 53 के आसपास। तो यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी निकाल दूंगा। फिर यहाँ से अगर ऊपर जाना चालू करता है तो यहाँ पे मैं जो बाकी का प्रॉफिट है वो 68 की प्राइस पे निकाल दूंगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ से ऊपर जाना चालू किया, यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी निकाल दी और यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया तो मैं वापस से वो क्वांटिटी ऐड कर दूंगा और फिर से मेरा टारगेट यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक रहेगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अच्छा कंसोलिडेशन दिखा के या फिर ब्रेकआउट आता है और तब तक अगर 2 क्वार्टर के रिजल्ट भी आ जाते हैं तो उसी रिजल्ट के बेस पे मैं यहाँ से वापस से होल्ड करूँगा। और फिर मेरा फर्दर जो टारगेट है ये जितना डीप है मतलब कि यहाँ से लेके ये जो डीप है इसको मैं पूरा ऊपर खींच लूँगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैं 100 तक रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। तो यहाँ पे मैं किस तरह से ट्रेडिंग करूंगा, किस तरह से सेटअप रेडी करूंगा, किस तरह से प्लानिंग करूंगा वो बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप भी अपने हिसाब से सोच समझ के अगर आपको भरोसा इस कंपनी पे है तभी आप इसमें ट्रेड करिए। ठीक है, बाकी मेरे कहने से सिर्फ यहाँ पे लर्न करिए कि किस तरह से कंपनी में सेटअप बनता है या फिर किस तरह से हम जो ग्रोइंग कंपनी है उसमें ट्रेड कर सकते हैं या फिर आपको लॉन्ग टर्म का विजन है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।